गुड आफ्टरनून बच्चों। मंथन टेस्ट 07 का सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर अच्छा है और आपने पेपर दिया होगा। काफ़ी वैरायटी है पेपर में, हर टॉपिक से क्वेश्चन रखे गए हैं। जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हर वैरायटी से लगभग सभी आर्टिकल से क्वेश्चन रखे गए हैं। अच्छा पेपर, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 × 10⁻20 एटम्स। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 4 × 10⁻20। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। और if one electron is removed from every atom of a solid, the charge gained by the solid of 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना चार्ज डेवलप होगा। ठीक है ना। तो पहले इन 1 kg हम लोग कैलकुलेट कर लें। Q इज इक्वल टू Ne, 1 किलोग्राम में कितना चार्ज बन पा रहा है 4 × 10⁻20 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया 16 × 64, 6.4 × 10 यानी कि 64 कूलम्ब। ठीक है ना। ये है 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम में। तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा, तो आप इससे कर सकते हैं। 1000 ग्राम में चार्ज है 64 कूलम्ब, इसलिए 1 ग्राम में कितना चार्ज होगा, यानी कि 64 अपॉन, देख रहे हैं ना आप लोग, 1000 दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, थोड़ा साइड में लिख रहे हैं हम। सो दिस विल बी 64 × 10⁻³ कूलम, यानी कि 6.4 × 10⁻⁻2 कूलम। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, हो गया, समझ में आ गया होगा। समझते हुए चलें, है ना। जहां तक आसान सवाल रहेगा तेजी से आगे बढ़ते चलेंगे। सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक चार्ज Q को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक चार्ज Q को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट Q और दूसरा पार्ट Q माइनस Q होगा, और इनको एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा गया। तो क्वेश्चन है कि बताइए ये डिवीजन कैसा हो, यानी कि स्मॉल q कैसा हो कि जो फोर्स हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। यानी कि एक चार्ज को कैसे 2 टुकड़ों में बांटें कि उनके बीच जो बल लगे वो मैक्सिमम हो। तो आइए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, है ना। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। Q1 Q2 बाई r²। ठीक है। सो K एंड QQ माइनस Q² अपॉन r²। और आपको मालूम होगा मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरम कहती है कि किसी भी चीज़ के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो फॉर F टू बी मैक्सिमम, इसका पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो आइए फोर्स को डिफ्रेंशिएट करें। तो K अपॉन r² बाहर आ गया, और यहाँ पर Q कांस्टेंट है, बाहर आ गया, स्मॉल q का 1 हो गया, और Q² का 2Q इज इक्वल टू 0। तो हमें मिला Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, यानी Q इज इक्वल टू 2Q, यानी कि स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। यानी कि कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, तो ये हो गया कैपिटल Q बाई 2, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल Q बाई 2। तो इस प्रकार का डिवीजन करना चाहिए। तो Q और Q में क्या संबंध हुआ, Q इज इक्वल टू 2Q या स्मॉल q इज इक्वल टू Q बाई 2। Q इज इक्वल टू 2Q, यानी कि एक चार्ज कि अगर हमें 2 टुकड़े करने हो और मैक्सिमम फोर्स डेवलप करना हो तो हमें उनको 2 बराबर भागों में बांटना चाहिए। अच्छा सवाल है। फोर्स बिटवीन 2 चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस। 2 चार्जेस Q1 Q2 के बीच की दूरी r है, तो ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी कि ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार का, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। ठीक है ना, इस प्रकार का
ग्राफ होगा, ये देखिए आर बढ़ेगा तो एफ की वैल्यू घटेगी। आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अ चार्ज Q2, एक चार्ज Q2 एक चार्ज Q1 के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। तो इसका हमें टाइम पीरियड है ना, द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम यानी कि टाइम पीरियड ऑफ Q2। तो आइए Q2 को घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर किस फॉर्म में है? आंसर के फॉर्म में है। क्योंकि आंसर के फॉर्म में है तो हम लोग भी के लेकर चलेंगे। चारों ऑप्शन में के है तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। अब हमें टाइम पीरियड तक पहुंचना है तो mr ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हेंस वी कैन से दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m r क्यूब अपॉन k Q1 Q2। so t is equal to 4 pi square m r cube upon k Q1 Q2 whole to the power half under root, है ना। so the option is 4 pi square m r cube upon k Q1 Q2 whole to the power half। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। अगला क्वेश्चन। 4 चार्जेस इक्वल माइनस क्यू कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं और ये दिखाए गए हैं माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं और इनके सेंटर पर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है और इस पर नेट फोर्स 0 है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या संबंध होगा? तो देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यानी कि हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। तो आइए हम इसको अपना बेस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये क्यू इसको रिपेल करेगा, फोर्स F1, ये क्यू भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स F1, सेम फोर्स से रिपल्शन होगा और ये क्यू इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स F2, दूरी बदल गई तो फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी और ये स्मॉल क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स हो जाएगा F3, ठीक है ना। तो इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स 0 करना है। तो नेट फोर्स 0 करने का मतलब ये हुआ कि जो F3 होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि √2F1 और प्लस F2 के बराबर होगा। F3 का मतलब ये हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपॉन ये दूरी होगी a बाई √2, a बाई √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और अंडर रूट टू F1 के Q अपॉन a स्क्वायर और F2 बताइए F2 के Q अपॉन a√2 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी दूरी बोलिए a√2, उसका आधा बोलिए a बाई √2। तो जो F3 होगा उसके लिए दूरी होगी a बाई √2 और जो F1 होगा उसके लिए दूरी होगी a, ये देखिए, और जो F2 होगा उसके लिए दूरी होगी a√2 और जो F3 होगा उसके लिए दूरी होगी a अपॉन √2, ठीक है ना। k कैंसिल, Q कैंसिल,
तो यहाँ पर q और ये √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2q/a² इज इक्वल टू √2q/a², और दिस इज q/2a²। तो a² से a² भी कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम 2q इज इक्वल टू √2 प्लस 1/2q। So small q is equal to q/2 √2 plus 1 q/2 q/2 plus 1/2। एक सेकेंड, चलिए। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, फिर ये बोर्ड हैंग कर गया था, मतलब कुछ हो गया था, वापस चला गया था अपने मेन फाइल में। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, और वो आपके वीडियो में आपको मिल भी जाएगा, और उसके यहाँ तक कर चुके थे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये तो मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर कुछ मैचिंग हो सकती है अगर हम 2 को और बाहर निकाल लें। तो अंदर से अगर हम 2 को और बाहर निकाल लें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना चाहिए। The bob of simple pendulum has mass 2 gram and charge 5 microcoulomb, rest uniform horizontal electric field। एक पेंडुलम है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरफ चला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये इधर क्यों चला गया? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका mg इसको ऊपर जाने से रोकेगा, और ये एंगल थीटा। और हम देखते हैं क्या फाइंड करना है। तो एंगल दैट पेंडुलम मेक्स विद वर्टिकल, हमें थीटा ही फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम आपको इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, समझ से जाएगा भाई, ठीक है ना। Fe/mg, Fe/mg मतलब QE/mg। चार्ज की वैल्यू रखेंगे हम लोग 5 माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 वोल्ट पर मीटर, 2 ग्राम, और g की वैल्यू 10। सो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 यहाँ बचेगा। तो ये और ये तीनों जीरो कैंसिल होंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/10, 5/10 यानी कि 0.5। तो थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। ऑप्शन 4 तो सही हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आ गया, डायग्राम आपको समझ में आ गया है। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि Fe/mg, है ना। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A wire bent into semi circular ring of radius, ओके। इसमें डायग्राम आपको बना हुआ मिला होगा। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर यानी कि आधा गोला, जिसके सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और दिशा दोनों फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² साइन थीटा/2 अपॉन थीटा। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो अभी पता कर लीजिए। थीटा यहाँ पे क्या होता है? थीटा यहाँ पर दोनों किनारों का सेंटर पर बनने वाला एंगल ये होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ओके। आंसर इसी फॉर्म में निकालना है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² साइन 180/2 यानी कि साइन 90 अपॉन 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। थीटा यहाँ पर पाई है, ओके। तो यहाँ पर आप जैसे 180/2 लिखा है तो आप पाई/2 भी लिख सकते थे। अरे भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर थीटा? तो यहाँ पर हम लोग पाई/2, हाँ थीटा/2 अपॉन थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² और 1/पाई, हाँ साइन पाई/2 साइन 91
और ये पाई। सो द आंसर इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप। ये देखिए पॉजिटिव होने की वजह से ये देखिए माइनस जे कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज माइनस जे कैप। ओके, तो आंसर विल बी पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस जे कैप। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन वही लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे जिनको फार्मूला पता होगा। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या आपको सॉल्व करने में पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इसलिए इस फॉर्मूले का डायरेक्टली इस्तेमाल करिए। अगर कोई आर्क ऑफ चार्ज हो और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा होता है। जहां पर ये थीटा क्या होता है, ये जो किनारे हैं A और ये किनारा बताओ B, तो जो आर्क के किनारे होंगे A को सेंटर से मिलाएंगे, B को सेंटर से मिलाएंगे, तो सेंटर पर एक एंगल बनेगा और उसी एंगल को थीटा कहेंगे। अलग अलग सवालों में थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी और आंसर भी हमारे अलग अलग आएंगे, पर फार्मूला हमारा वही रहेगा, आंसर अलग अलग आएंगे। दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो दोनों नेगेटिव चार्जेस से फील्ड अंदर की तरफ आएगी। ये देखिए अंदर की तरफ आती हुई फील्ड होगी। ये देखिए सारे एरो अंदर की तरफ होने चाहिए, बाहर की तरफ नहीं भाई, अंदर की तरफ होने चाहिए। ये देखिए ये देखिए, क्योंकि नेगेटिव पर फील्ड लाइंस आती हैं और आती हैं, नेगेटिव पर फील्ड लाइंस आती हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार का नेचर होना चाहिए और बीच में यहाँ पर होना चाहिए नल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट तो होगा। नल पॉइंट कहाँ मिलता है, दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में मिलता है, दोनों नेगेटिव हैं तो भी बीच में कहीं पर मिलता है। ओके, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन अच्छा है। कंसिडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट टोटल चार्ज इज 0। देखिए अगर किसी सरफेस पर टोटल चार्ज 0 है, जैसे -Q प्लस Q, तो उसमें जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा, ये देखिए 1 2 3 4, ये हमने इनकमिंग फ्लक्स बनाया और उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा 1 2 3 4, यानी कि नेट फ्लक्स 0 होगा। नेट फ्लक्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ओके, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि जितना -Q होता है उतना +Q होता है, तो वहां पर एक डाइपोल जैसी स्थिति बन जाती है, यानी कि सारे माइनस को एक जगह पर इकट्ठा कर दें और सारे प्लस को एक जगह पर इकट्ठा कर दें, तो ये एक प्रकार का डाइपोल की सिचुएशन बन जाती है, -Q +Q। और डाइपोल के सेंटर से R दूरी पर, जो कि R काफी ज्यादा है, मान लीजिए डाइपोल के सेंटर से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई R क्यूब, यानी कि जो फील्ड होगा वो R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे आने लायक क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग गलत करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर नेट चार्ज 0 है तो सरफेस पर कहीं फील्ड नहीं होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर अंदर नेट चार्ज 0 है तो क्या हुआ, देखिए नेट चार्ज 0 है लेकिन तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ऐसा ना होता है कि अंदर नेट चार्ज 0 है तो नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आप ये कहो कि अगर अंदर नेट चार्ज 0 है तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना आउटगोइंग फ्लक्स होगा, यानी कि सरफेस पर कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और बहुत दूर जाकर देखें तो ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक के सभी क्वेश्चंस में से अच्छे क्वेश्चंस में से ये माना जाएगा। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और एक सरफेस एरिया है जो कि YZ प्लेन पर है। आइए इस डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। ये देखिए, ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, ये Z डायरेक्शन है, और ये एक एरिया है यानी कि प्लेट है, और इस एरिया से
फ्लक्स जो कितना पास हो रहा है ये हम लोग को फाइंड करना है। इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर ये एरिया है, ये देखिए ये प्लेट का एरिया है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा और फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस इज इक्वल टू होता है ई डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और डॉट प्रोडक्ट विद 10 आई कैप, 10 आई कैप, क्योंकि एरिया की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है और डायरेक्शन आई कैप है। तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट होगा, तो आई का आई के साथ 100 हो गया, 10 इंटू 10 100, और आई का जे के साथ और आई का के साथ 0 0, सो दिस विल बी 100 वोल्ट मीटर। ठीक है ना। तो प्लेट के थ्रू फ्लक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग एरिया वेक्टर बनाने में असमर्थ होंगे वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर, अगर ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर होगा, अगर ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर होगा, अगर ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर होगा। कहने का मतलब है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर बनाया जाता है, एरिया के परपेंडिकुलर ही होता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल एफ। एक शॉर्ट डाइपोल आप कंसीडर करिए, छोटा डाइपोल, और इसके एक्सिस पर एक चार्ज क्यू नॉट है जो कि आर दूरी पर है मान लीजिए। तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा क्यू ई के बराबर, क्यू नॉट ई के बराबर। क्यू नॉट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर आर क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। p यहाँ पर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, और r सेंटर से दूरी होती है। तो जो फोर्स है वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने का मतलब ये हुआ कि F1/F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब। अब ये कहना चाहते हैं कि डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, तो पहले डिस्टेंस r मान लीजिए और बाद में 2r मान लीजिए, होल क्यूब हो गया। तो दिस इज F1 बाई F2 इज इक्वल टू 8 आया, यानी कि F2 इज इक्वल टू F1 बाई 8। यहाँ पर नोट कर रहे हैं F2 इज इक्वल टू F1 बाई 8। ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, आ चुका है। टू स्मॉल डाइपोल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम पी नेट मोमेंट। चलिए क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए दो डाइपोल्स हैं जिनके डाइपोल मोमेंट सेम है, और मैं इसको बता रहा हूँ अभी आपको। और दूसरा जो है वो इस प्रकार से है ये, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं। ये लगा दिया पैरेललोग्राम मेथड और ये हो गया इनका रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट पी नेट। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नेट फील्ड से थीटा एंगल पर लगाई गई है। तो बताइए इस सिस्टम पर कितना टॉर्क लगेगा। तो पहले तो हम लोगों को नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना चाहिए और उसके बाद टॉर्क निकालना चाहिए। टॉर्क बराबर आपको पता होना चाहिए पीई साइन थीटा होता है। ये किसी भी डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए। तो पी नेट इज इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि जब दो वेक्टर्स के मॉड बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल थीटा होता है तो उनका रिजल्टेंट 2p कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो दिस इज 2p एंड कॉस 120 बाई 2 यानी कि 2p कॉस 60 यानी कि 2p इंटू 1 बाई 2। तो दिस इज p। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो पी नेट का मान p है और e है और साइन थीटा, वही मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि पी नेट
भी पी के बराबर है क्योंकि एंगल 120 है। जब पी और पी दोनों का मॉड सेम है और बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी पी होगा। ये आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको बात नहीं पता है तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कमी मानी जाएगी। जब दो बराबर मान के वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 2p cos थीटा बाई 2 होता है और 120 डिग्री पर ये जो रिजल्टेंट होता है वो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो p का रिजल्टेंट 120 डिग्री पर p के बराबर ही आएगा। और ये टॉर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो p नेट से थीटा एंगल पर है तो p नेट मतलब p e साइन थीटा। रिजल्ट आ चुका है और आंसर आप चॉइस कर लीजिए। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि p नेट बनाने के बाद मैं ये सब हटा देता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो मैं ये सब हटा के आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हटाने पे ही आपको हम ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे। ये सब हटाने के बाद अब मैं आपको ई बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ई है, ये देखिए ई है। ठीक है ना। तो पी नेट और ई, पी नेट और ई, तो पी क्रॉस ई टॉर्क बराबर होता है, अगर वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो टॉर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई। तो P से E की तरफ एंगल खींचा जाएगा तो ये इनवर्ड होगा और इनवर्ड मतलब जेड डायरेक्शन। हाँ ठीक है, माइनस जेड डायरेक्शन होता है लेकिन अलोंग जेड का मतलब होता है प्लस जेड भी हो सकता है और माइनस जेड भी हो सकता है। तो फिलहाल इस डायग्राम में ये माइनस जेड की तरफ होगा और E कहीं इधर होता तो ये आउटवर्ड होता। तो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो दोनों ही अलोंग जेड बोले जाएंगे। तो पी ई साइन थीटा अलोंग जेड डायरेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। A positive charge q uniformly distributed along the circular of radius r, small test charge q is placed। देखिए एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, सर्कुलर रिंग है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। मैं 1 सेकंड बता रहा हूँ आपको, जरा वेट कर लीजिए 1 मिनट, जरा 1 मिनट नहीं 10 सेकंड। रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और ये Q है और सेंटर पर एक चार्ज स्मॉल q है और इस समय इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कि अगर ये पॉजिटिव है और हम इसको डिस्प्लेस करें, हम पहला ऑप्शन आपको पहले समझा रहे हैं, तो अगर हम इसको डिस्प्लेस करें, हाँ ये प्लस q थोड़ा सा शिफ्ट करा दें तो अभी सब तरफ से बराबर बल लग रहा है लेकिन जब शिफ्ट करा देंगे तो इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा तो इसका फोर्स रिपल्शन बढ़ जाएगा और ये फिर वहीं पे आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ तो हम यहाँ तक थे कि अगर इस चार्ज को सेंटर से थोड़ा खिसका दिया जाए तो फिर ये वापस भागेगा क्योंकि अभी क्या है ना, अभी दोनों पार्ट इस पर बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। जब ये इधर जाएगा तो इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा तो ये भगा देगा क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगा तो ये भगा देगा तो वापस आ जाएगा। ये देखिए ये वापस आएगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है। अच्छा अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये सरफेस का चार्ज पॉजिटिव और अगर सेंटर पर नेगेटिव चार्ज है तो अगर हमने नेगेटिव चार्ज, अच्छा जब बीच में होगा तो नेट फोर्स 0 होगा लेकिन जब हम इधर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे तो इसका जो अट्रैक्शन, हाँ अभी नहीं, जब बीच में होगा तो दोनों तरफ का अट्रैक्शन बराबर बराबर होगा लेकिन जब यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो ये उसी दिशा में भाग जाएगा यानी कभी वापस नहीं आएगा। ओके। और तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है सेंटर पर तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो हम बता ही चुके हैं। अब अगर इसको हमने एक्सिस के अलोंग खींच दिया तो पूरी रिंग इसको वापस खींचेगी। हमने बाहर खींचा, रिंग अंदर खींचेगी तो ये ऐसे 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 ऑसिलेशन करने लगेगा। यानी कि पहला ऑप्शन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी कि आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब नेट फोर्स 0 मतलब जितना ये रिपेल कर रहा है उतना ही ये रिपेल कर रहा है। अब अगर यहाँ कर देंगे तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, वापस फेंक देगा। तो पहला ऑप्शन सही है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हाँ जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये भी अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन जब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये से खींच के ले जाएगा तो ये भाग जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा। अच्छा अगर ये नेगेटिव चार्ज है सेंटर पर रखा हुआ है,
इस पर नेट फोर्स अभी 0 है। अब इसको हमने खींचा बाहर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगी और जैसे हम छोड़ेंगे ये खींच ले जाएगी और ये अंदर बाहर ऑसिलेट करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। टू नॉन कंडक्टिंग रिंग्स, अच्छा स्फीयर्स हैं नॉन कंडक्टिंग, ओके, इसका तो डायग्राम बड़ा ही बनाना होगा। इसको हम यहाँ बनाते हैं, चलिए, क्योंकि वहां पे हम जगह कम पड़ेगी तो समझा नहीं पाएंगे। ये देखिए दो नॉन कंडक्टिंग ये रिंग्स हैं और ये इनके अपने अपने सेंटर हैं C1 और C2 और ये ओवरलैप्ड एरिया है। इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और सिग्मा की जगह पर रो लिखा होना चाहिए क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो ये प्लस रो और ये माइनस रो, यानी कि कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब कह रहे हैं कि इस ओवरलैप्ड एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ होगा E1 और इसकी वजह से इस तरफ होगा E2। हाँ, पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगा। अब हमें नेट फील्ड के बारे में पता करना है। नेट फील्ड के बारे में हमें पता करना है तो आइए हम E1 E2 लिखें। पहले जाने तो फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ρ(x/3ε0), ठीक है ना। इस पॉइंट को हम P मान ले रहे हैं। तो आइए मुझे बताइए E1 कितना होगा। ये मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा। E1 कितना होगा, ρ(x) का मतलब C1P वेक्टर अपॉन 3ε0। और अब E2 लिखिए माइनस रो C2P अपॉन 3ε0। तो P पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी E1 प्लस E2, यानी कि ρ/3ε0 अगर बाहर ले लिया जाए तो C1P माइनस C2P। तो C1P माइनस C2P। अब ध्यान से देखिए, C1P वेक्टर ये है और C2P वेक्टर ये है। तो C1P माइनस C2P यानी कि कौन सा वेक्टर बनेगा, ये बनेगा C1C2 वेक्टर। तो ρ/3ε0 C1C2 वेक्टर, यानी कि C1C2 वेक्टर आंसर में आएगा ρ/3ε0 C1C2 वेक्टर। अब क्योंकि दोनों के सेंटर फिक्स हैं तो पॉइंट P यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर बार आंसर यही आना है। पॉइंट P चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आंसर हर बार यही आना है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और दिशा दोनों ही हर जगह पर एक समान होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। क्या है यार, इसका सही आंसर होता है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये इसका कंप्लीट आंसर है। फिलहाल यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम मान लेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जबकि पूरा आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ओवरलैप्ड रीजन विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। चलिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल याद रखेंगे तो बेहतर होगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में देर से आता है कि आखिरकार ये C1 C2 कैसे हो गया। मैं उनको समझाना चाहता हूँ। ये R1 है और ये R2 है और ये वेक्टर R है। तो R आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको जरा भी वेक्टर आता है तो आप R लिखने का प्रयास करेंगे। इस डायग्राम को देखिए, R को लिखने के लिए टेल से चलिए और घूमकर हेड तक पहुंचिए। तो R1 लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और जब
ऐसे चलेंगे तो R2 ऐसा है और हम जा ऐसे रहे हैं तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस R2। इस प्रकार से R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R। इसी प्रकार से C1P माइनस C2P इज इक्वल टू C1 C2। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में कई बार आ चुका है। कह रहे हैं कि अगर किसी सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन EDS 0 हो तो हमेशा ध्यान रखना इसको कहते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, कभी E को 0 ना बताना। अगर क्लोज इंटीग्रेशन EDS 0 है तो E को 0 मत बताना, ठीक है ना। हमेशा कहना कि जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा, और इसलिए तुम ऑप्शन कौन सा ही करना, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग द सरफेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी ये ऑप्शन है तो ये मत कहना कि इस सरफेस पर E 0 होगा, क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये देखिए प्लस क्यू है, ये देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू। तो जितना फ्लक्स माइनस क्यू की वजह से इनकमिंग होगा उतना फ्लक्स प्लस क्यू की वजह से आउटगोइंग होगा। इस प्रकार से नेट फ्लक्स नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, क्योंकि माइनस की फील्ड टुवर्ड्स होगी और प्लस की फील्ड अवे होगी। तो ये टुवर्ड्स और ये अवे का रिजल्टेंट निकलेगा जो 0 नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी भी क्लोज इंटीग्रेशन EDS बराबर 0 लिखा हो तो गलती से भी ये मत कहना कि उस क्लोज सरफेस पर किसी भी बिंदु पर फील्ड 0 होगा। ये कहना कि पूरी सरफेस में जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा, यानी कि नेट फ्लक्स 0 होगा। ये गॉस लॉ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये उनमें से अच्छे क्वेश्चन में से एक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस डायग्राम को देखते हुए ये एक गॉसियन सरफेस बनाई गई है, तो इस पर नेट फ्लक्स कितना होगा। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। उलझने की जरूरत नहीं है, अंदर वाला चार्ज लीजिए Q और माइनस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर जाने पर, और बाकी आप देख लीजिए, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ये एक क्लोज सरफेस है, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बराबर होता है अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 माइनस 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 14, Q2 78.85 और Q3 माइनस का 56 नैनो कूलम्ब। नैनो कूलम्ब को हमने कूलम्ब में कन्वर्ट किया, नैनो कूलम्ब को हमने कूलम्ब में कन्वर्ट किया अपॉन, ये हो गया 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो दिस इज 78.85 माइनस 70, 56 4 60 10 70, ओके, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है 8.85 और नीचे 8.86, इनको कट किया जा सकता है, और इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका 10 टू द पावर 3। ऑप्शन मैच कराइए भाई, 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन फार्मूला बेस है, गॉस लॉ पर आधारित क्वेश्चन 18वां। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है ना, और दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फर्स्ट प्लेट के बाहर यहाँ पर फील्ड का पता करना है, यहाँ पर पॉजिटिव की फील्ड अवे होगी और नेगेटिव की फील्ड टूवर्ड्स होगी, है ना। तो इस पॉइंट P पर ध्यान से समझो भाई, पॉइंट P पर जो नेट फील्ड होगी वो E1 माइनस E2 होगी,
क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो नेट फील्ड होगी वो E1 तो जो नेट फील्ड होगी वो E1 माइनस E2 होगी, और E1 का मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मतलब भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से इस पॉइंट P पर फील्ड 0 होगा, इस तरफ भी 0 होगा, और अगर उस तरफ पूछा जाता तो भी 0 होता, जबकि बीच में अगर पूछा जाता तो फील्ड कुछ ना कुछ होता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 लाइन ऑफ चार्जेस हैं और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब आइए P पर फील्ड हम लिखने जा रहे हैं, तो इसकी फील्ड होगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर और r/2 यानी कि 3r/2। ठीक है ना, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन दूरी बोलो भाई, हाँ दूरी r/2, और उसकी फील्ड 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r/2। आंसर के फॉर्म में है, आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है k, इसलिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा ट्वाइस ऑफ k। ठीक है ना, तो 2k, अच्छा तीनों फील्ड जुड़ कैसे गए, क्योंकि प्लस की फील्ड अवे और प्लस की फील्ड अवे और माइनस की फील्ड टूवर्ड्स, तो ये तीनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी। E1, हाँ प्लस का E1 प्लस का अरे यार, प्लस सिस्टम की वजह से E1 अवे होगा, प्लस की वजह से E2 अवे होगा, और माइनस की वजह से E3 टूवर्ड्स होगा। तो तीनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड कर दी जाएंगी। 2k तीनों में है, देखिए 2k तीनों में 1/2k यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। अब यहाँ पर देखिए 2 लैम्डा बाई 3r, और यहाँ पर 4 लैम्डा बाई r, और यहाँ पर 2 लैम्डा बाई r। थ्री आर तीनों में कॉमन फैक्टर हो गया, तो 2 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा, तो ये हो गया 12 6 18 तो 20, यानी कि 2k और 20 लैम्डा बाई 3r, सो ये हो गया 40k लैम्डा बाई 3r। रिजल्ट आ गया आपका, ऑप्शन चॉइस करिए 40k लैम्डा बाई 3r, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। Two parallel infinite line of charges plus lambda minus lambda are placed within separate distance r in free space. The net electric field is exactly midway. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। लाइन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिवली चार्ज लैम्डा और बीच की दूरी है r, और बीच की दूरी है r, और ये पॉइंट है P, तो ये दूरी है r/2 और ये दूरी भी है r/2। अब इस पॉइंट P पर आप बताइए, पिछले सवाल में अगर कुछ जरा भी तुमने कुछ सीखा होगा तो बता पाओगे, नहीं सीखा होगा तो नहीं बता पाओगे। इसकी वजह से फील्ड किधर होगा, अवे, ये होगा E1, और इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, टूवर्ड्स, इसके टूवर्ड्स, इसकी फील्ड इससे अवे और इसकी फील्ड इसके टूवर्ड्स। इस प्रकार से एक प्लस और एक माइनस के बीच में फील्ड हमेशा जुड़ती है, और एक प्लस और एक माइनस के बाहर फील्ड हमेशा घटती है। इधर भी बाहर घटती है, इधर भी बाहर घटती है, और बीच में फील्ड जुड़ती हैं, क्योंकि इस प्लस की फील्ड, ये देखिए ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो इस पॉइंट पर इसकी फील्ड अवे E1 और इसकी फील्ड टुवर्ड्स, इसके टुवर्ड्स, इस प्लस की फील्ड प्लस से अवे, माइनस की फील्ड माइनस के टुवर्ड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। ये मत सोचिए कि एक प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपनी डायरेक्शन की वजह से जुड़ती या घटती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो नेट फीड होगा वो इन दोनों का सम होगा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r बाई 2 एंड 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r बाई 2। ठीक है, छोड़िए, ये r को हमने कैपिटल R लिख दिया, कोई बात नहीं, स्मॉल r है, स्मॉल r है। बुकलेट क्वेश्चन में कैपिटल R लिखा हुआ है, हमने स्मॉल r मान लिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई r, और ऐसा ही एक और है तो इंटू 2 कर सकते हैं। तो जब इंटू 2 कर दिया तो इस 2 से नहीं, इंटू 2 क्यों कर दिया, क्योंकि जैसा ये है 2 लैम्डा बाई r वैसा ये भी है 2 लैम्डा बाई r, तो 2 बार जोड़े या 2 का गुणा कर दे, 2 से 2 कट गया, और 2 से 2 कट जाने के बाद आंसर आ गया 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन आइए कहाँ गया 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और इसे 20 क्वेश्चन का एक और स्लॉट हम लोग करेंगे, 10 का एक और स्लॉट करेंगे, और इस पूरे मंथन 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिए, फॉर्मूले पर देखिए, नजर रखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से r दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या किसी भी चैप्टर में फार्मूलों का बहुत महत्व है। फार्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, ये होता है फार्मूला, और इसी आधार पर पिछले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए, इनमें से जो आपको कठिन लगे हों उनको आप रिपीट कर लीजिए, थोड़ा हाथ चला लीजिए, कलम चला लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और रेगुलर मंथन के सोल्यूशन देखते रहिए। और जो डे 1, डे 2, डे 3 सीरीज चल रही है, 5 कदम नीट की ओर जो सीरीज चल रही है, डे 1, डे 2 वगैरह, उसके क्वेश्चन देखते रहिए। इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, रोज नॉलेज गेन करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप लापरवाही करेंगे तो ही दिक्कत आएगी, लापरवाही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ऐसा विश्वास अपने ऊपर आपको रखना चाहिए। हर दिन 15 न्यूमेरिकल, डे 1, डे 2, डे 4, डे 14, डे 15, डे 16 तक हम लोग पहुंच गए हैं। वो न्यूमेरिकल सब सॉल्व ही कराए जाते हैं। मंथन के भी सोल्यूशन आपको सॉल्व करके तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, अपने दिमाग में उतारना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और निरंतर ज्ञान के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ेंगे, जरूर सेलेक्ट होंगे। कोई कम कोई ज़्यादा रैंक की फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मौके पर कोई अच्छा स्टूडेंट भी कुछ गड़बड़ कर देता है और कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी कुछ अच्छा कर जाता है, तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट होने वाला नहीं सेलेक्ट हो पाएगा, प्रैक्टिस करने वाला नहीं सेलेक्ट होगा, मेहनत करने वाला, रेगुलर मेहनत करने वाला सेलेक्ट ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए इस बात पर विश्वास करते हुए अपनी तैयारी को अच्छी तरह से जारी रखिए।